तो जब हम ऐसे ट्रांसलेशन तो जिनके लिए हम अनुवाद कर रहे हैं, उस समाज, उस संस्कृति के लिए वो बोधगम्य होना चाहिए, उसके लिए वो सहज होना चाहिए। सहजता का, सरलता का अर्थ यह कभी नहीं होता कि वह भाषा को विकृत कर दे और अर्थ का अनर्थ कर दे। हम सहजता और सरलता को नियम के तहत, व्यवस्था के तहत और अपेक्षा के तहत ही स्वीकार करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर एक एग्जांपल मैं दे दूं तो मेरी बात आप तक और स्पष्ट हो जाएगी। अंग्रेजी में एक शब्द है सप्लाई। आवाज 10-12 लोगों को एकत्रित करके हमने कहा भाई सरल बताओ क्या होना चाहिए, क्योंकि फिल इन दी ब्लैंक्स, रिक्त स्थान की पूर्ति यहां तक ठीक है। लेकिन यदि मैं कहता हूं कि द म्युनिसिपल कमेटी विल सप्लाई एक्स, ये एक माइक सुनीता जी के माइक से खुला हुआ है, तो कृपया अगर माइक बंद कर लें, शोर आ रहा है इसमें। तो यदि मैं कहता हूं कि सुनीता नाम से जो जुड़ा है, प्लीज माइक ऑफ कीजिए। हाँ, थैंक यू। तो यदि मैं कहता हूं कि द म्युनिसिपल कमेटी विल सप्लाई एग्स टू द स्कूल्स, अब जो शब्दावली आयोग द्वारा निर्मित है उसके आधार पर तो अनुवाद होगा कि नगर पालिका स्कूलों में अंडों की आपूर्ति करे। लेकिन आपूर्ति शब्द कठिन है ऐसा अधिकांश लोग कहते हैं, तो मैंने प्रयोग किया कि भाई बताइए हम इसको सरल कैसे करें, या आपके पास सरलता के नाम पर क्या सुझाव है। तो एक हिंदी अधिकारी ने सरल करने के नाम पर कहा कि साहब बहुत सरल कर सकते हैं, नगर पालिका स्कूलों में अंडे देगी। अब ये तो बड़ा हास्यास्पद हो गया कि मुर्गी का काम भी नगर पालिका करेगी, अंडे देना तो मुर्गी का काम है, और हम कहें नगर पालिका स्कूलों में अंडे देगी, तो ये तो अर्थ का अनर्थ हो गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कर सकते हैं, नगर पालिका स्कूलों में अंडे वितरित करेगी, वितरण इज डिस्ट्रीब्यूशन। फिर उन्होंने कहा नगर पालिका स्कूलों में अंडे आवंटित करेगी, आवंटन इज अलॉटमेंट। फिर कहा अंडे उपलब्ध कराएगी, उपलब्ध कराना इज टू प्रोवाइड। तो एक के बाद आप देखते जाएंगे कि बहुत बारीक जो रेखा है अर्थ छटा और अर्थवत्ता के बीच में, वो इस बात की ओर संकेत करती है कि पारिभाषिक शब्द कोई भी हो, जिसको हम कंसेप्चुअल या अवधारणात्मक शब्द कहते हैं, उनमें सरलता और कठिनता कुछ नहीं होती। कुछ लोग अक्सर ये अनुवाद के संदर्भ में कहते हैं कि अनुदित हिंदी की शब्दावली बड़ी कठिन है, बड़ी क्लिष्ट है, बड़ी गुरु है, कठिन होती है न सरल होती है। भाषा केवल परिचित और अपरिचित होती है, इसलिए जिस भाषा को हम सीखते और सीखना चाहते हैं वो हमें सरल लगती है, जिससे हम डरते हैं, जिसे हम सीखना और पढ़ना नहीं चाहते, वो हमें कठिन लगती है। तो इसलिए समाज और संस्कृति को, समुदाय को ध्यान में रखकर अनुवाद करना होता है। और अंतिम बात जो विचार विनिमय है, यानी जो कम्युनिकेशन है, संप्रेषण है, ये दोनों तरफ होता है। मैं आपके समक्ष 1-2 घंटे तक व्याख्यान देता रहूं और आप सबके पास मेरी बात रत्ती भर भी पहुंचे नहीं, तो मेरा जो संप्रेषण है वो व्यर्थ है, वो निरर्थक है, और विचार विनिमय न होने के कारण वो वक्तव्य बेकार हो जाएगा। इसलिए ट्रांसलेशन में हमें यह भी ध्यान रखना होता है कि हम अपने मंतव्य को अपने टारगेट तक, अपने लक्ष्य तक पहुंचा पा रहे हैं कि नहीं, वो इसे समझ पा रहा है कि नहीं,
इन बिंदुओं के साथ हमें ध्यान में रखना है कि जैसे भाषा संस्कृति की वाहिका होती है, ऐसे अनुवाद भी संस्कृति द्वय का वाहक होता है। दो संस्कृतियों को एक साथ, स्रोत भाषा की और लक्ष्य भाषा की संस्कृतियों को वो संप्रेषित करने का काम करता है। अब प्रश्न ये कि अनुवाद होना कैसा चाहिए, अनुवाद की कसौटी क्या है? तो बहुत सरल कसौटी अनुवाद की अगर मैं कहूं, जिसको अंग्रेजी में तो कहा गया कि इट शुड बी लाइक एन ओरिजिनल, कि अनुवाद वह जो अनुवाद ना लगे, अनुवाद वह जो अनुवाद ना लगे, यानी अनुवाद पढ़ते समय वो मौलिक साहित्य का सा, मौलिक सामग्री का सा बोध कराए, वही अनुवाद अच्छा या श्रेष्ठ अनुवाद कहलाता है। इसलिए हमें यह भी ध्यान रखना होता है कि हम सब बाई बर्थ ट्रांसलेटर हैं। जो भारतीय लोग हैं, भारत के किसी भी राज्य में किसी भी भाषा से संबद्ध है, वो तो जन्मजात अनुवादक। क्यों? क्योंकि हमारे सोचने समझने की एक भाषा है जो सोर्स लैंग्वेज। हम अक्सर कहते हैं ना कि सोच समझकर बोलिए, सोच समझकर लिखिए। तो सोचने समझने की एक भाषा जो हमारे मनोमस्तिष्क में काम करती है, वो स्रोत भाषा है। फिर जब हम उसे मौखिक या लिखित रूप में अभिव्यक्त करते हैं, वह लक्ष्य भाषा है। तो स्रोत और लक्ष्य भाषा का रिश्ता तो हम सब भारतवासियों से बाई बर्थ जन्म से रहता ही है। इसीलिए तो याद कीजिए कबीरा जिम्बा बाबरी, कह गई सरंग पाताल, आप कहीं भीतर गई जूते खात कपाल। तो भुगतना पड़ता है सर को। अगर हम बिना सोचे समझे अनाप शनाप, अनर्गल या संदर्भ विमुख कोई बात कहते हैं तो उसके खामियाजे सर को भुगतने पड़ते हैं। तो इसका मतलब है अनुवाद की एक अनिवार्य शर्त यह है कि वह सोचकर, समझकर, नापकर, तोलकर सटीक सार्थक वाक्य प्रतीकों का चयन करते हुए, हमें व्यवस्था के अनुकूल व्याकरणिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, समाज और संस्कृति के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए ट्रांसलेशन या अनुवाद करने का प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि अनुवाद एक सेतु है, अनुवाद एक सांस्कृतिक सेतु है, और अनुवाद एक पर काया प्रवेश की दुष्कर साधना भी। पर काया प्रवेश की साधना इसलिए क्योंकि दूसरे के शरीर में अनुवादक को उतरना होता है, चाहे वो रचना हो या रचनाकार हो। फिर उसे, उसके मंतव्य को, उसकी वस्तु को, उसके विषय को आत्मसात करना होता है। फिर आत्मसात करके उसको रिप्रोड्यूस, पुनर्प्रस्तुति उसकी करनी होती है। तो ये दोहरे जोखिम की एक यात्रा है। इसीलिए फिर से दोहराऊंगा कि कबीर ने एक दोहा लिखा था कि ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं, शीश उतारे भुई धरे तो ये घर में जाए। ये अनुवाद भी कोई खाला का घर नहीं कि कोई भी सोचे कि मैं अनुवाद कर सकता हूं, मैं कर दूंगा। अनुवाद करने के लिए उसे साधक बनना पड़ता है, शब्दों की साधना करनी पड़ती है, भाषा की व्यवस्था की साधना करनी पड़ती है, समाज और संस्कृति की अनुकूलता की साधना करनी पड़ती है। तब वो जाकर वस्तुतः परकाया प्रवेश की स्थिति में आता है। इसलिए निर्बाध आवागमन, भाषा के माध्यम से मैं हमेशा कहता हूं कि अनुवाद क्या है, एक बहुदिशागामी और बहुआयामी सेतु है। आपने अलीगढ़ में या दिल्ली में या महानगरों में इस तरह के कुछ पुल जरूर देखे होंगे अब, जो जिसकी 10-12 सड़कें एक दूसरे के ऊपर नीचे, कहीं से आइए और कहीं जाइए, कोई रेड लाइट नहीं, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं, निर्बाध गति से आपका आवागमन हो सकता है। तो ये जो मल्टी डायमेंशनल ब्रिज कल्चर है, ये अनुवाद है। आपको राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निर्बाध गति से आवागमन के मार्ग प्रशस्त करने का
लेकिन तो उसको ट्रांसक्रिएशन कहते हैं, उसको हम अनुसृजन कहते हैं। यह अनुवाद है तो वह अनुसृजन है, उसमें अनुवादक की अपनी सृजन धर्मिता शामिल हो जाती है। और इसी तरह से ट्रांसलिटरेशन भी होता है, क्योंकि लिप्यंतरण, लिपि का अंतरण भी होता है। तो इस सब दृष्टियों से आप देखिए कि ट्रांसलेशन के जो डायमेंशंस हैं, जो अनुवाद है वर्तमान संदर्भों में, अगर मैं इसको थोड़ी सरल भाषा में कहूं कि यह दूसरे के गर्भ को धारण करने की एक रचना और रचनाकार के लोक है, और वास्तव में यह लोकहित का, जनहित का, परहित का, राष्ट्रहित का, समाज हित का कार्य भी है। तो उसके लिए कितना सेक्रीफाइस, कितना त्याग करना पड़ता है, कितनी तपस्या करनी पड़ती है, स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा की साधना करनी पड़ती है। इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे होंगे। में बैठने का मैं से शिक्षा नीति है, उसमें ट्रांसलेशन को एक सर्विस प्रोवाइडर डिसिप्लिन के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया, यानी जिसके माध्यम से हम अद्यतन वैश्विक ज्ञान के विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। भारत की अनेक भाषाएं, हर भाषा के पास अपनी एक सुसंस्कृत, सभ्य और सुदीर्घ साहित्यिक और सांस्कृतिक परंपरा है। उस समस्त साहित्यिक सांस्कृतिक परंपरा को हम अनुवाद के माध्यम से, विनिमय से जोड़ सकते हैं, आदान प्रदान से जोड़ सकते हैं, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने चहुमुखी और बहुमुखी विकास की परिकल्पना हम उसी से साकार कर सकते हैं। इसीलिए याद कीजिए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उस जमाने में, जब हम सोच भी नहीं पाते थे, ये बात कही थी कि निज भाषा उन्नति आए सब उन्नति को बोल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं है को सूल। और ये भी कहा था कि अंग्रेजी के पास अथाह ज्ञान समूह भारी है, किंतु अंग्रेजी उस ज्ञान, हिंदी उस ज्ञान से वंचित है, यही अत्यधिक ख्वारी है। तो क्या कारण है कि हमारी भारतीय भाषाएं उस वैश्विक ज्ञान को उस तरह आत्मसात नहीं कर पाई? क्योंकि हमने अनुवाद को युद्ध स्तर पर नहीं अपनाया था। हम अनुवाद को नकारते रहे, अनुवाद के प्रति एक हीन भावना का प्रचार प्रसार करते रहे, इसीलिए हमारे सामने तरह तरह की कठिनाइयां आई। हमें याद रखना होगा कि अंग्रेजी में कहते हैं प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, हिंदी में भी अनुवाद के संदर्भ में, क्योंकि अनुवाद अभ्यास आधारित विधा है, और ये तो हमने बाल्यकाल से ही पढ़ा है। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात थे सिल पर परत निशान। तो मानकर चलें कि अनुवाद ये कोई सरल काम उस तरह नहीं है, लेकिन इसको बहुत कैजुअली नहीं ले सकते, लेकिन ये बहुत आनंदप्रद कार्य है। क्योंकि कठिन कार्य की उपलब्धि में जितना आनंद प्राप्त होता है, ये दूसरों के हित के लिए, लोक के हित के लिए किया जाने वाला कार्य है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर हम अनुवाद की गंभीरता और महत्ता को यदि केंद्र में रखेंगे तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि तंत्रिनाद कवित रस सरस राग रति रंग अनबूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सबन। रीतकाल का एक कवि है बिहारी, उसने ये बात कही कि ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तंत्री नाद, कवित रस कविता का आनंद, सरस राग राग रागनियों का आनंद,
और रति रंग संयोग, संबंध, मित्रता या पति पत्नी के दाम्पत्य संबंध आदि, इनका यदि आनंद लेना है तो इनमें सर से पांव तक डूबना अनिवार्य है। अनबूढ़े बूढ़े जो नहीं डूब सके वो डूब गए, और तरे, कौन तर गए? जे बूढ़े सबक जो सर से पांव तक इन अनुशासनों में तंत्रीनाथ, कवित्र, सरस, राग, रति रंग इनमें डूब गए, वो तर गए। और इसी में अनुवाद को भी आप जोड़ दीजिए। यदि आप चाहते हैं कि अनुवाद में अधिकार प्राप्त करें, अनुवाद में सक्षम, दक्ष हो जाएं, कविता के प्रत्येक अंग विशेष का की अवधारणा, उसके स्वरूप को समझकर आगे जाना है। मान लीजिए हम हिंदी में कहते हैं कि मैं तो घर का चिराग हूँ, अब तो यही घर का चिराग है। तो घर का चिराग का अगर अंग्रेजी में अनुवाद करना है तो हम मक्षिका स्थानीय मक्षिका, मक्खी के स्थान पर मक्खी मारने वाला अनुवाद नहीं करेंगे, हम शब्द प्रतिशब्द अनुवाद नहीं करेंगे। फिर तो कहना पड़ेगा ही इज द लैम्प ऑफ द फैमिली, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। फिर हमें ध्यान रखना है कि घर का चिराग से हम कहना क्या चाहते हैं, और उस भाव विशेष को, इसलिए कंसेप्चुअल ट्रांसलेशन को हम सबसे अच्छा अनुवाद मानते हैं, भावानुवाद। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, वर्बटम ट्रांसलेशन, ऐसी एब्रीज ट्रांसलेशन, ऐसी एक्सपेंशन ट्रांसलेशन, ऐसी कंसेप्चुअल ट्रांसलेशन, बहुत सारे अनुवाद हैं। तो घर का चिराग को अगर हम सटीक और सार्थक अनुवाद करेंगे तो हम कह सकते हैं कि ही इज द होप ऑफ द फैमिली। अब सारी आशाएं इसी व्यक्ति से जुड़ी हुई है परिवार की, तो हम ठीक ठीक अर्थ को सम्मिलित करने का काम कर सकते हैं। इस तरह मित्रों हम देख सकते हैं कि भारतीय संत समुदाय का साहित्य, दर्शन, चिंतन या वैदिक, औपनिषदिक, पौराणिक साहित्य, पुरा कथाएँ, पंचतंत्र, गीता, रामायण, कुरान शरीफ, महाभारत, गुरु ग्रंथ साहब, तिरुवल्लुवर, जाने कितने प्रकार के कालजयी ग्रंथों का अनुवाद हुआ है, और पूरी दुनिया में उन रचनाओं के अनुवाद में अपनी आइडेंटिटी को महसूस करवाया। हम महाभारत को देख रहे, गुरु ग्रंथ साहब को देख रहे, हम कबीर साहब को देख रहे, सूद को, बिहारी को, तुलसी को, धनानंद को, हम गालिब को देख रहे हैं। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े रचनाकार, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, मराठी, इनके अनुवाद हुए, और पूरे दुनिया में भारतीय साहित्यिक और सांस्कृतिक मंशा का परचम लहराया। इस दृष्टि से चाहे बात नीति शास्त्र की हो, भक्ति शास्त्र की हो, ज्योतिष शास्त्र की हो, खगोल की हो, धर्मशास्त्र, युद्ध शास्त्र, नाट्य शास्त्र, कथा साहित्य या व्याकरण ग्रंथों की बात हो, या इसी तरह से हम अंग्रेजी को, आज अंग्रेजी की रचनाओं और रचनाकारों को आप देखें, आज हम पूरे भारत में, पूरे विश्व में शेक्सपियर को पढ़ते हैं, आज हम कार्ल मार्क्स को जानते हैं, गोर्की को जानते हैं, मैक्स मुलर को जानते हैं, जॉन कीट्स को जानते हैं, टी.एस. एलियट को जानते हैं, डेरिडा को जानते हैं, रस्किन को जानते हैं। तो इसका पूरा क्रेडिट अनुवाद को जाता है। यदि अनुवाद अच्छा होता तो हम इस मंडलीकरण से, इस पूरे वैश्वीकरण से उस तरह नहीं जुड़ पाते जैसे हम आज जुड़े हुए हैं। इसमें खोलने चला
तमाम तरह के राष्ट्रीय चिंतन, भाषा चिंतन, समाज चिंतन या योग चिंतन, तमाम तरह के आज अनुवाद आर्टिस्ट डिजिटल इंडिया में कोई रचना करें, जिस डिजिटल की बात कर रहे हैं, जिस स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, जिस ग्लोबल की बात कर रहे हैं, उस सब को ट्रांसमिशन से होगा। इसका मतलब है कि बात चाहे व्यवसाय, आयात निर्यात, ग्लोबल बिजनेस या टेक्नोलॉजी लगाइए कहाँ लगाइएगा? ऑनलाइन शॉपिंग की बात करें, तमाम तरह के ऑर्गेनाइजेशन ऑडियो जैक भी नहीं भाषा लगता का है। भी आधुनिकीकरण ऑडियो जैक जैसे कि इस भाषा के आधुनिकीकरण में अनुवाद की भूमिका बहुत नहीं ये दूसरा चीज़ है, नहीं है इसमें ऑडियो जैक। अनुवाद ने हमारे भावी भविष्य को साकार किया है और अब हम तमाम तरह के क्षेत्रों में भारतीय और विदेशी पूरे मेरा संदर्भों लैपटॉप में अनुवाद के माध्यम से रोजी रोटी के रास्ते खोल पा रहे हैं। मित्रों, अगर हम चाहते हैं कि अनुवाद के माध्यम से रोजगार के मार्ग प्रशस्त हों, रोजी रोटी के धनार्जन के अवसर पैदा हो, तो क्या क्या अवसर है, थोड़ा संकेत उधर भी मैं आपका करना चाहता हूँ, आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। लेकिन इससे पहले बस 2-3 बातें जरूर आपके सामने की जब हम विषय प्रवेश करते हैं तो ये भी बताना चाहूँगा, हमारी बहुत बड़ी बच्चों की, विद्यार्थियों की अनुवाद में अभिरुचि पैदा करना पहली शर्त है। हम अनुवाद करते समय यह सोचते हैं कि रचना किसी और की, क्रेडिट कर रही है, तो हम उतनी साधना करें जितनी जरूरत है, जिसमें काम चल जाए। ऐसा मानकर जब हम अनुवाद करते हैं तो हम अनुवाद के साथ न्याय नहीं करते, क्योंकि मूलतः अनुवाद से अनुवादक की पहचान होती है। रचनाकार की पहचान तो या तो बनती है या बिगड़ती है, और इसका श्रेय या अपयश ये अनुवादक को मिलता है। तो अभिरुचि, अध्ययन यानी पठन पाठन, अभ्यास, संकल्प और भाषा के मानक प्रयोग की समझ, और इन सब के साथ साथ समकालीन विषयों का चिंतन, ये अनुवाद करने वाले व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। और हम लैंग्वेज टीचिंग में या लैंग्वेज अर्निंग में, भाषार्जन में इन चारों का ध्यान बार-बार के लिए बोलना, पढ़ना, लिखना और सुनना, ये 4 चरण यदि हमारे आत्मसात किए हुए हैं, ठीक हैं, हम उनके प्रति गंभीर हैं और हमने लगातार अपनी वाक कला को निरंतर विकसित किया है, तो अनुवाद में कठिनाई नहीं आएगी। अगर हमारी रीडेबिलिटी यानी पठनीयता निरंतर बनी हुई है, हम लगातार अखबार, किताबें, पत्र पत्रिकाएं पढ़ रहे हैं। आज आप और हम सब जानते हैं कि कहानी, उपन्यास, नाटक आदि, अखबार आदि पढ़ना लगभग सबने बंद कर दिया है, क्योंकि समय नहीं है। अब तो लोग इलेक्ट्रॉनिकल इंस्ट्रूमेंटल डेवलपमेंट से जुड़ गए, कंप्यूटर पर, इंटरनेट पर, मोबाइल पर ज्यादा समय अपना लगा रहे हैं। तो किताबें पढ़ेंगे, और हम जानते हैं कि भाषा कमाई जाती है, भाषा विरासत में नहीं मिलती। अभी इतने आधुनिक हम लोग नहीं हुए कि हमें भाषा के इंजेक्शन लग जाए, वैक्सीनेशन हमारा भाषा का हो जाए, या
अनुवाद का वैक्सीन हो जाए। अभी वो संभव नहीं है। अभी हमारे पास भाषा अर्जन के कैप्सूल भी नहीं है। कैप्सूल और आप दक्ष हो जाए तो अनुवाद में सही जुड़ेगी, उतना बेहतर शब्द चयन और सटीक सार्थक अनुवाद हम कर पाएंगे। लेखन का अभ्यास कट एंड पेस्ट का अभ्यास बन गया। कंप्यूटर पर यहाँ से काटो, यहाँ चिपका दो। ये जो चल रहा है ये घातक है। इसलिए हमारी जो मानव सृजनशीलता है, जो क्रिएटिविटी की क्षमता है, वो कमजोर होगी। तो मित्रों, इसलिए हमारी जो मित्रों बोलना, पढ़ना, लिखना और सुनने का अभ्यास भी अत्यंत आवश्यक है। हमारी सबकी क्या कमजोरी है कि हम बोलना तो चाहते हैं, तो आपको ये याद होना चाहिए कि आज आपने इतने नए शब्द अर्जित, इतने नए शब्द कंसेप्चुअलिटी से आप कितना जुड़ गए। अगर ऐसा करेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, भाषा के संदर्भ में आपका जो भरोसा और विश्वास है, वो निश्चित रूप से बेहतर हो जाएगा। अगर मैं आपको अनुवाद के माध्यम से रोजी रोटी के क्षेत्र तो पहला बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है टीचिंग प्रोफेशन। एक अच्छे टीचर की सबसे बड़ी योग्यता है कि उसको अच्छा अनुवादक भी होना। क्यों? क्योंकि टीचर भी, शिक्षक भी विद्यार्थी के और ज्ञान के बीच का एक सेतु है। वो जो 10, 20, 50 किताबें पढ़कर एक पुल है, विद्यार्थियों तक अपेक्षित और वांछित सामग्री का संप्रेषण करता है। वो संप्रेषण विधिवत होना चाहिए, वो सहज और बोधगम्य होना चाहिए, वो विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद, तो समझिए आपका प्रयत्न, आपका प्रयास सार्थक। तो आप एक टीचर के रूप में, एक प्राध्यापक, लेक्चरर के रूप में, एक एसोसिएट या प्रोफेसर के रूप में, आप साहित्य शिक्षण और भाषा शिक्षण के रूप में या शिक्षा के अन्य अनेक क्षेत्रों और आयामों से जुड़ते हुए अनुवाद को एक सशक्त साधन बना सकते, एक सशक्त टूल बना सकते। इसलिए आपको टीचिंग, साहित्य शिक्षण आदि या उर्दू शिक्षण या अंग्रेजी शिक्षण आदि क्षेत्रों में आप देखेंगे तो आप अनुमान लगाएंगे कि विदेशियों को अगर भाषा पढ़ानी है, फॉरेन लैंग्वेज एज ए फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग, लिटरेचर एज ए माने टीचिंग सब्जेक्ट फॉर द फॉरेनर्स, अगर हम इस तरह से विचार करें पूरी पद्धति बदल जाए। उसके लिए हमें ट्रांसलेशन को एक सशक्त उपकरण के रूप में अपनाना ही पड़ेगा। तो विदेशियों को हिंदी या भारतीय भाषा पढ़ाना क्योंकि ये सब भाषा उद्धृत विधाएं हैं और ज्ञान, साहित्य या सृजनात्मक साहित्य, क्रिएटिव राइटिंग, अगर फीचर लिखना है, अगर मान लीजिए रेडियो राइटिंग करनी है, टेलीविजन के लिए लिखना है, सिनेमा के लिए लिखना है ना, पंच लाइन लिखनी है, तो इस क्रिएटिव राइटिंग में आपके अनुवाद बहुत मदद करेगा, बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका उसकी रहेगी। और मीडिया राइटिंग में अगर आप मास तभी वह उसके साथ न्याय कर सकते हैं। इसलिए मित्रों ट्रांसलेशन ऐसे सब्जेक्ट अगर आ जाए और अब है बहुत सी यूनिवर्सिटी में अब स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन शुरू हो गए। केवल सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स ट्रांसलेशन में नहीं होते, अब ग्रेजुएशन इन ट्रांसलेशन, एमए इन ट्रांसलेशन, एमफिल पीएचडी इन ट्रांसलेशन, रिसर्च थीसिस वह भी होता है। अनुवाद में भी रिसर्च की संभावनाएं बड़ी तेजी से उजागर हो गई। तो
कुल मिलाकर आप अनुमान लगाएं कि अगर प्राइमरी एजुकेशन में टीचर बनना है, ट्रेन ग्रेजुएट डिस्टेंस एजुकेशन में टीचिंग करने की बहुत सारी टीचर बनना है, वो ओपन यूनिवर्सिटियाँ आप देख रहे हैं, ओपन यूनिवर्सिटियों का सारा मटीरियल ट्रांसलेशन से ही हिंदी, अंग्रेजी या तमाम दूसरी भाषाओं में प्रस्तुत होता है। प्रकाशन कला में जब अपने को अगर आपने समुन्नत करना है, विकसित करना है, यानी पब्लिकेशन डिवीजन में अगर आप जाना चाहते हैं, ऑनलाइन टीचिंग में अगर आप जाना चाहते हैं और इसी तरह रिसर्च के फील्ड में, शोध के क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, एडिटिंग के क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट प्रोटेक्शन या परिरक्षण के क्षेत्र में अगर आप जाना चाहते हैं, वो क्षेत्र हैं जो अनुवाद के बिना इन क्षेत्रों में आपको सफलता नहीं मिलेगी। अब आपको तय करना है कि आपकी अभिरुचि क्या है। आप टीचर बनना चाहते हैं, प्राइमरी एजुकेशन में, मिडिल एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में, तो ट्रांसलेशन आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण और अगर मित्रों इसी तरह कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, प्रतियोगी परीक्षाओं आप देखें, सिविल सर्विस का एग्जाम हो, IAS का, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तमाम परीक्षाएं हो, बैंकों, तमाम कंपनियों में, बीमा में, तमाम कंपनियों में ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जॉब के लिए होते हैं, रोजगार के लिए होते हैं, उनमें ट्रांसलेशन एक बड़ा सशक्त माध्यम बन गया। और अब तो जिस आज चल रहे हैं वहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट भी अब मल्टी लिंगुअल ऑप्शन के साथ हमारे सामने उपलब्ध है। अनुमान लगा सकते हैं 14 भाषाओं में, तो धीरे धीरे 21-22 भाषाओं में इस तरह की सुविधा हमें मिलने जा रही है। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो सामग्री है उसका भी अनुवाद के माध्यम से प्रचार प्रसार हो रहा है, करवाया जा रहा है। और टेक्निकल लैंग्वेज के कंप्यूटर की भाषा और कंप्यूटर और अनुवाद, सिनेमा और अनुवाद, विज्ञापन और अनुवाद, दूरदर्शन और अनुवाद, रेडियो और अनुवाद, इन तमाम क्षेत्रों में अगर आप जाना चाहते हैं तो ट्रांसलेशन रोजगार के बहुत सारे अवसर उजागर करता है। आपके पास स्किल क्या है, प्रतिभा क्या है, आपकी अभिरुचि किस में, आप न्यूज सेक्शन में जाना चाहते हैं, आप साक्षात्कार वाले सेक्शन में जाना चाहते हैं, आप चर्चा परिचर्चा और विमर्श वाले सेक्शन में जाना चाहते हैं, आप विज्ञापनों की दुनिया में जाना चाहते हैं, आप अन्य अनेक समकालीन बिंदुओं और मुद्दों पर विमर्श करने वाले सेक्शन में या अनुभाग में जाना चाहते हैं, तो वहाँ भी आपके लिए संभावनाएं हैं। और अगर आपको प्रूफ रीडिंग के माध्यम से जाना है, आपको शब्द से के माध्यम से आपको संपादक और संवाददाता के रूप में जाना है, आपको कंप्यूटर एक्सपर्ट के रूप में जाना है, तो आपको ये तय करना होगा कि आपके अंदर की प्रतिभा है, आपसे जोड़ने का प्रयत्न करें। इसलिए अनुवाद राष्ट्रभाषा हिंदी से भी जुड़ा है, लिंक में संपर्क भाषा हिंदी से भी जुड़ा है, राजभाषा हिंदी से लिंक लगा है, नत्मक भाषा या भाषा से भी अनुवाद जुड़ा हुआ है, तकनीकी, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी भाषा से भी अनुवाद की संबद्धता है। बैंक, बीमा, वित्त, वाणिज्य के क्षेत्र में यह संबद्धता हमें दिखाई देती है। इस तरह शासन में भी अनुवाद की भूमिका बड़ी। मित्रों, आपको ये तय करना होगा कि आप कनिष्ठ यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो प्रतिवर्ष लगभग 400-500 पद अनुवादियों के विज्ञापन 200 में nobody was found suitable, the post may be re-advertised, इस तरह का निर्णय होगा। तो जो बहुत अच्छे अनुवादक
उनकी अभी देश को बहुत जरूरत है। तो हम मातृभाषा को जो सक्षम और दक्ष अनुवादक हैं, एकदम से शिक्षक की बात कर रहे हैं, उच्च शिक्षा में और यहाँ तक कि अभी कल परसों तो हम उच्च शिक्षा की अभी कल परसों ही एक खबर आई कि MBBS की पढ़ाई भी अब हिंदी में प्रारंभ हो गई है, इंजीनियरिंग हिंदी में चल रही है, विधि लीगल की जो टीचिंग है वो भी हिंदी में चल रही है, और इसी तरह मैनेजमेंट के कोर्सेज भी अब हिंदी में। तो ये सब किससे हो रहा है? ये सब अनुवाद से। इसका मतलब आज यूनिवर्सिटियों को, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को, एकेडमीज को, पब्लिकेशंस को, अनुवादकों की बहुत जरूरत है, अच्छे अनुवाद करें लोग, क्योंकि जो एक बार दो बार अर्थ का अनर्थ कर देते हैं उससे कि अपनी तो मार्केट खराब होती है, पूरे अनुवाद कम्युनिटी की मार्केट भी खराब होती है। तो जरूरत क्या है कि आप अनुवाद को पूरी गंभीरता के साथ लें। एक बार अगर आपने अपनी जगह अनुवाद की दुनिया में बना ली ऐसे ट्रांसपेरेंसी कि आपको इतनी तेजी से राइस करने, सच बात यह है कि जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जिसको आजकल आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर ये पद नाम भी बदल दिए। ऐसे ही सीनियर हिंदी ट्रांसलेशन ऑफिसर पद नाम भी बदल गए, ट्रांसलेटर नहीं रहा, खुद ट्रांसलेटर के बाद दोनों दर्जे के कैंडिडेट या नागरिक के रूप में देखा जाता था। तो अब ऑफिसर शब्द वहां भी जुड़ गया। इसी तरह जूनियर हिंदी ट्रांसलेशन ऑफिसर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेशन ऑफिसर, जो इम्प्लीमेंटेशन हिंदी ऑफिसर हिंदी का काम करता है, बीमा में, वित्त में, वाणिज्य में, खेल में, उन तमाम क्षेत्रों में हिंदी कार्यालय में खुद भी करता है और कार्यालय के अधिकारियों कर्मचारियों से भी करवाता है, उसके लिए प्रेरित भी करता है। इसी तरह तत्काल भाषांतर, जिसको इंटरप्रिटेशन कहते हैं, संसद में आपने देखा हो कि हमारे जो सांसद हैं कुछ अलग अलग राज्यों से, अलग अलग भाषाओं से संसद में आते हैं चयनित होकर, तो वो अपनी भाषा, सबकी भाषा तो सब नहीं जानते, इसलिए अपनी अपनी भाषा अलग अलग राज्यों से अपनी भाषाओं में प्रस्तुत करते हैं। तो सिस्टम पार्लियामेंट में ऐसा है, लोकसभा राज्यसभा में, ट्रांसलेशन जो है वो स्विच ऑन करने से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो तत्काल भाषांतरण ट्रांसलेशन जो है फॉरेन डेलीगेशंस के साथ, इंडियन डेलीगेशंस के साथ, राजनेताओं के साथ इस तरह के इंटरप्रेटर्स की जरूरत बहुत तेजी से पड़ती है। के साथ साथ मित्रों, राजभाषा अधिकारी, डायरेक्टर ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस या डायरेक्टर ऑफ CSTT, डायरेक्टर ऑफ CHT, केंद्रीय हिंदी निदेशालय आदि, ये सब भी हमें मिलते हैं। और निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, निदेशक आदि पर ये भी भाषा के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में हमें उपलब्ध होते हैं। हम जानते हैं कि भाषा के मौखिक और लिखित दो रूप होते हैं। इन दोनों के आधार पर हम उसे औपचारिक और अनौपचारिक भाषा के रूप में भी देखते हैं। औपचारिक में जो कार्यालय में या राष्ट्रीय रेडियो टेलीविजन के चैनल्स पर, पुस्तकों में, पत्र पत्रिकाओं में यूनिफॉर्मिटी के साथ, एक एकता के साथ इसका प्रयोग होता है। मानव भाषा और मानव अनुवाद, ये वस्तुतः हम हिंदी के राष्ट्रीय जो चैनल है रेडियो टीवी के, उनके द्वारा प्रसारित होने वाले समाचार के जो समूह है उनमें हम देख सकते हैं। प्राइवेट चैनल के न्यूज और गवर्नमेंट चैनल के न्यूज में अंतर आपको स्पष्ट दिखाई देगा। वहाँ पर मानव शब्दावली का प्रयोग विधिवत किया जाता है, यूनिफॉर्मिटी के साथ किया जाता है। इसलिए समाचार अनुवाद हो, संवाद अनुवाद हो, चर्चा परिचर्चा अनुवाद हो, धारावाहिक आदि का क्षेत्र हो, कार्टून या एनिमेशन फिल्म्स का क्षेत्र हो, आपने देखा है रनिंग कमेंट्री, हमने देखा क्रिकेट की, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स की, या समाज और संस्कृति के मुद्दों की जो कमेंट्री आती है उनको हम देख सकते हैं।
इस प्राकृतिक आपदाओं से जुड़ी हुई विगत समाज और सामने सांस्कृतिक कल्याण की समस्याओं को लेकर रेडियो टीवी पर तमाम चर्चाएं, परिचर्चाएं, इंटरव्यूज, डॉक्टर से इंट्रोडक्शन, तमाम तरह के कम्युनिकेशन है गवर्नमेंट के, उन सब से भी हम अवगत होते रहे। इसलिए मित्रों, स्कूल में, कॉलेज में, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग में, यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग में, विभाग में, चिकित्सालयों में, एयरपोर्ट पर, खेल जगत में, सिनेमा में, एजेंसियों में, रेडियो टेलीविजन के कार्यालयों में, या आकाशवाणी या दूरदर्शन, इन सब में आप देखिए बहुत सारे विभाग हैं। उर्दू विभाग, मराठी विभाग, तमिल विभाग, तेलुगु विभाग, गुजराती विभाग, ये अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। वो सब बैठकर उन भाषाओं में या उन भाषाओं से अनुवाद का काम करते हैं। और कभी आपने सुना कि दुनिया भर की खबरें, रूस में क्या हुआ, यूक्रेन में क्या हुआ, या यूक्रेन में क्या हुआ, या जर्मनी में क्या हुआ, ये खबरें हमें अपने घर बैठकर, अपनी स्क्रीन पर बैठकर हमारी भाषा में तत्काल उपलब्ध हो जाती है। इसका मतलब है वहाँ की भाषा का फिर उसको एजेंसियां या केंद्र उनको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके यहाँ भेजते हैं। फिर यहाँ से अंग्रेजी से वो हिंदी में अनुवाद होता है, फिर हिंदी से वो भारतीय भाषा पूरे देश में, पूरे राज्य में, सभी राज्यों में इंटरनेट से, कंप्यूटर से, हेलीकॉप्टर से खबरों को फॉर्मेट बनाकर भेजा जाता है। फिर वो एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में पत्रिकाओं में प्रसारित हो जाते हैं। इस सब की जो व्यवधान है, इस सब की जो रीढ़ है, वो अनुवाद है। इसका मतलब अनुवाद का जो तंत्र है वो बड़ा व्यापक है। हम देख सकते हैं इस दृष्टि से विज्ञापन की दुनिया बहुत ग्लैमर की है। उसमें सबकी जो मनोविज्ञान, शब्द का विज्ञान, उपभोक्ता का विज्ञान, उसमें समाज का विज्ञान, इन सबको पढ़कर अनुवादक अनुवाद करता है। और विवाह के विज्ञापन अगर आपने नौकरी के विज्ञापन, मेट्रोपोलियन से विज्ञापन, वॉल्टेज, ब्यूटीफुल, टॉल, प्रोफेशनल, और हैंडसम, हिंदी में उनके वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देखेंगे, एकदम शब्द प्रतिशत अंग्रेजी हिंदी के अखबार सामने रखकर और इस तरह के विज्ञापन को आप कंपेयर कीजिए तो आपको आश्चर्य होगा। इस तरह खरीदने बेचने के विज्ञापन, किराए पर मकान लेने देने के विज्ञापन, जीवन मरण के विज्ञापन, सोने और खाने के विज्ञापन, व्यक्ति के राष्ट्रीय आपदा के विज्ञापन, है ना, जन जागरण के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के विज्ञापन, मताधिकार के विज्ञापन, मेडिकल एड, चिकित्सा, पोलियो, मद्य निषेध आदि के विज्ञापन, ये सब लगातार चलते रहे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि आज चाहे डायलॉग्स की हो, व्याकरण की हो, धारावाहिकों के रूपांतरण की, हमने महाभारत देखा, हमने मृगनयनी देखा, हमने चंद्रकांता संबंधी के विषय पर देखा, हमने रामायण देखा, ये तमाम ऐसे किस्से कहानियों पर आधारित रूपांतरण देखे, इन सब में अनुवाद कारगर पड़ा है सब में, लेकिन वो वॉइस सब चल रहा है। आजकल हम दक्षिण भारत का सिनेमा, विदेशी सिनेमा अपनी स्क्रीन पर बैठकर भाषा में देखते हैं। हमने जुरासिक पार्क हिंदी में देखा, हमने पोगो चैनल हिंदी में देखा, हमने डिस्कवरी चैनल हिंदी में देखा, हमने कार्टून फिल्में हिंदी में देखी। तो इसका मतलब है कि ट्रांसलेशन का एक बड़ा तंत्र जो काम कर रही है। इन सब के साथ साथ हम सीनियर्स का, गानों के अनुवाद का, संगीत की दुनिया के अनुवाद का ये पूरा संदर्भ देख सकते हैं। आपने पंच लाइन्स देखी,
आपने स्लोगन्स देखे होंगे, आपने पाक के साथ या तमाम जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, महंगे प्रोजेक्ट हैं, उनके साथ जो पंचलाइन्स हैं वो हिंदी, इंग्लिश या भारतीय भाषाओं में, आपने पेम्पा और पेप्सोला को पंजाबी भाषा, उर्दू भाषा या कश्मीरी भाषा या हिंदी भाषा में विज्ञापन के साथ जोड़ते हुए देखा होगा। तो ये इस बात इस बात को कोशिश करते हैं कि तमाम तरह के इस विज्ञापन और मनोरंजन की दुनिया में, सिनेमा और खेल की दुनिया में, वर्चुअल ऑनलाइन टीचिंग या भाषा की दुनिया में आधुनिकीकरण है शिक्षा का, भाषा का और बदलाव के माध्यम से पर्यटन के क्षेत्र में देश भर के लोग भारत घूमने आते हैं, भारत के लोग विदेशों में घूमने जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि टूरिस्ट गाइड है और अब तो हॉस्पिटलों के अंदर भी अनुवाद और अनुवाद की डिमांड बढ़ने लगी है, क्योंकि वहाँ भी तो देश विदेश से आने वाले जो पर्यटक हैं अगर बीमार हो जाते हैं तो उनसे बात करने के लिए अनुवादक जानने के लिए, समझाने के लिए, क्योंकि डॉक्टर सारी भाषाएं तो नहीं जानते, तो ये भी एक मेडिकल फील्ड में भी ट्रांसलेशन का होने लगा है। तो देश विदेश में रेडियो टीवी में तमाम तरह के विदेशों में जो लोग जाकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, नाटक के क्षेत्र में, नौटंकी आदि के क्षेत्र में, और बहुत सारी भारत सरकार की ऐसी संस्थाएं हैं जो टीचिंग के प्रोत्साहन के लिए देश विदेश में यहाँ के प्रोफेसर्स को अलग अलग देशों में भारतीय सभ्यता, संस्कृति और शिक्षा का ज्ञान का ज्ञान देने के लिए भेज रहे हैं। हमारे देश में कितने दूतावास एम्बेसीज हैं, कितने सांस्कृतिक कल्चरल सेंटर्स हैं, सांस्कृतिक केंद्र हैं, उन सब में भी और लगभग 200 से ज्यादा यूनिवर्सिटियां हैं जहाँ अनुवाद के माध्यम से देश की सभ्यता और संस्कृति का विस्तार हो रहा है। बात चाहे उद्योग की हो, पर्यटन की हो, प्रबंधन की हो, प्रौद्योगिकी की हो, तकनीक की हो, फैशन डिजाइनिंग की हो, कुकिंग की हो, जितने दुनिया भर के खान पान की वस्तुओं को, दक्षिण भारत का खाना खाना है तो हम अपने घर में इडली और डोसा और उपमा ये सब बना लेंगे। हम पिज्जा, चाउमीन, ये विदेशी खाना जो है उसको भी बनाकर भारत में इन सब चीजों को ध्यान में रखकर आप बना लगा सकते हैं। बात चाहे फैशन की हो, चाहे कुकिंग की हो, चाहे इंटीरियर डेकोरेशन की हो, फर्नीचर की हो, इन सब में अनुवाद और अनुवादक बिजनेस को उत्साहित करने में और कार्बन का ये मिक्स पॉडकास्ट है, तो इस तरह के जो वेबसाइट हैं जो कार्बन के साथ कंपनी को बढ़ाने का काम प्रचार सामग्री के अनुवाद बहुत सारे ब्रोशर बनते हैं, बहुत सारा रविवार को खासतौर पर अखबार में हर एक दान काले ये पैम्फलेट्स देखते हैं, भाषा लिखी होती है, वो सब भी अनुवाद आते हैं क्योंकि कई भाषाओं अगर कोई पैम्फलेट महाराष्ट्र में जाएगा तो मराठी में, गुजरात में जाएगा तो गुजराती में, पंजाब में जाएगा तो पंजाबी में, इस तरह से पकड़ने की बात कार्यक्रम कोऑर्डिनेशन से की बात वहाँ भी बाइलिंगुअल ट्राइलिंगुअल लोग जो हैं वही ज़्यादा सफल होते हैं। तो हिंदी भी बोल रहे, अंग्रेजी भी बोल रहे, उर्दू भी बोल रहे, बहुत अच्छा संचालन कर लेता है, उसकी मार्केट में बढ़ जाती है, उसके पैसे बढ़ जाते हैं। तो कार्यक्रम से जो है प्रेरणा की बात उसको भी हम देख सकते हैं, कमेंट्री की बात, उद्घोषणा कला, वाचन कला, कविता को कैसे पढ़ना है, गाने कैसे पढ़ना है, उसके अनुवाद को कैसे पढ़ना है, उसके समाचार को कैसे पढ़ना है, उसके अनुवाद को कैसे पढ़ना है, डबिंग, वॉइस ओवरिंग की बात, लिपिंग की बात, कैप्शन राइटिंग की बात, इन सब में ट्रांसलेशन की स्क्रिप्ट राइटिंग, स्क्रिप्ट प्रोटेक्शन, परिरक्षण, आजकल तो डिजिटलाइजेशन स्क्रिप्ट जैसे चल रहा है, इसमें भी आप देखिए अनुवाद का बड़ी गायन कला हो, संवाद कला हो, ग्रीटिंग कार्ड्स की दुनिया
आज के जो आप आज की दुनिया में हम हैं, उसमें हिंदुस्तान की हर भाषा अंग्रेजी की। आज से 30 साल 40 साल पहले केवल अंग्रेजी नहीं मिलते, अब संस्कृत में भी मिलेगा, उर्दू में भी मिलेगा, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, हिंदी में भी मिलेगा। ब्रिटिश भी दुनिया भर के अनेक प्रकार के संदेश के सुपर के पोस्टर राइटिंग में, बैनर राइटिंग में, होर्डिंग्स में ट्रांसलेशन की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण से होती जा रही है। इसी तरह रेडियो टीवी के लिए तो इसलिए पत्रिका के लिए फीचर राइटिंग, उनका अनुवाद, मान लो पानी के नाम पर बिकता जहर, मान लो ये फीचर अखबार में छप रहा है, जो उम्र बड़े होकर रेडियो में पानी पीते हैं, तो जब पानी खत्म हो जाए कहीं से भी भर लेते हैं, उस पानी को पीकर लोग बीमार हो जाते हैं वगैरह। तो एक समाचार की मीठी बोली बनाकर परोसना, ये फीचर है। तो इस तरह से फीचर लेखन और उनके अनुवाद, रेडियो राइटिंग और उसके अनुवाद, टेली ड्रामा और उनके अनुवाद, डॉक्यूमेंट्री ड्रामा और उनके अनुवाद, डॉक्यूमेंट्री न्यूज और उनके अनुवाद, रेडियो नाटक और उनके अनुवाद, है ना, नुक्कड़ नाटक और उनके अनुवाद। इसी तरह से रंगमंच शिक्षण प्रशिक्षण उसका अनुवाद, यानी ड्रामा डिवीजन और ट्रांसलेशन। बहुत सारे चेखव के कितने नाटकों के अनुवाद उनका मंचन, शेक्सपियर के नाटकों के अनुवाद में उनका मंचन, आजादी के नाटकों का अनुवाद पंजाबी में, तमिल में, तेलुगु में, उड़िया में, गुजराती में, इसी पंजाबी का हिंदी में, इसी मराठी का हिंदी में, इसी उर्दू से हिंदी में, बहुत सारे अनुवाद उनका मंचन भी हो रहा है। ट्रांसलेशन की दुनिया सब्जेक्ट के और विधा के आधार पर भी बड़ी व्यापक होती जा रही है। भाषा में अनुवाद, ये भाषा बॉडी लैंग्वेज एंड ट्रांसलेशन, उसका भी एक रिश्ता है। कोश निर्माण और ट्रांसलेशन, यानी लेक्सिकोग्राफी, कोश बनाने का काम और उसमें अनुवाद करना बड़े महत्वपूर्ण है। इसी तरह से खेल और मनोरंजन के क्षेत्र में हम अनुवाद लगा सकते हैं। जो तमाम तरह के जियोग्राफिकल चैनल्स हैं या एनिमेशन फिल्म्स के चैनल हैं, और अपने ऐप आ रहे हैं नए-नए, हर रोज नए-नए ऐप आ रहे हैं, उनका ट्रांसलेशन हो रहा है, लोगों की वेबसाइट्स का अनुवाद हो रहा है, लोगों के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कंट्री इंफॉर्मेशंस हैं, वो भी बाइलिंगुअल हो रही हैं। और रोजगारों के लिए जो समाचार आ रहे हैं, विज्ञापन आ रहे हैं, उन सबका भी अनुवाद हो रहा है। इस तरह से कॉल सेंटर्स की हो या वेब डिजाइनर से बात करनी हो, उन सब में भी अनुवाद, ब्लॉग राइटिंग की हो, वहाँ भी अनुवाद बहुत तेजी से काम कर रहा है। प्रवासी लेखन में, ट्विटर पर या वेब राइटिंग पर या वेबिनार्स में या कंप्यूटर अनुवाद में या गूगल अनुवाद में, हिंदी ऐप्स में ट्रांसलेशन ने इतने रास्ते खोल दिए कि आदमी मुझे सोचा भी नहीं था कि अनुवाद जो कभी गोयम दर्जे का आज अनुवाद ने भारतीय भाषाओं में स्टारडम पैदा किया। स्टारडम कभी अंग्रेजी की चीज हुआ था, लेकिन आज भारतीय भाषाओं में स्टारडम अनुवाद ने बड़े बड़े जो जोखिम के क्षेत्र थे वो भी अनुवाद में भारतीय भाषाओं में उतार घर बैठ कर आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, कंटेंट राइटिंग के साथ अनुवाद कर सकते हैं। आप देश विदेश के सिनेमा से और रेडियो टीवी से, चैनलों से और जो मंदिर आदि में पंडित लोग जा रहे हैं धन कमाने के लिए, विवाह आदि कराने के लिए घरों में जा रहे हैं, वो भी अनुवाद बनाने की इस तरह बात आईसीसी जेल में करें तो वो भी ऐसी ही टीचर्स को जैक करके आगे भी करता है, वहाँ जाकर भारतीय अनुशासन विषय का विधिवत अध्यापन कर सकें, उन्हें पढ़ा सकें और उनकी ज्ञान का लाभ ले सकें। इस तरह हम देख सकते हैं कि अब बात चाहे नेटफ्लिक्स की हो, अमेजॉन की हो, FBI की हो या 24 घंटे समाचार चैनलों की हो या इसी तरह से और दूसरे अनेक राज्य हैं उनमें मातृभाषा अंग्रेजी, हिंदी, इन सब के
माध्यम से उसको बाजार से मिलेगा, रोजी रोटी से मिलेगा, कामकाज से मिलेगा, व्यवसाय के प्रोत्साहन से मिलेगा, तेजी से चल रहा है। MNCs भी मल्टीनेशनल कंपनीज है, उन सब में भी, विदेशी बैंकों में भी अब हिंदी के माध्यम से, भारतीय भाषा के माध्यम से अनुवाद चल रहा है। इसलिए पुराकथा साहित्य पढ़ने पढ़ाने की अपॉर्चुनिटी है वो बड़ी है। तो मूल रूप से हमें ऐसे ये देखना है कि ये जो पंचलाइनें बनी हैं, ये जो स्लोगन बनते हैं, ये अनुवाद बहुत सारी एजेंसी स्वतंत्र रूप से अनुवाद करते हैं, अनुवाद के सरकारी उन सबका संकल्प एक जजमनी के लिए, उन सबके लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, एक समय निर्धारित किया जाता है, और इन सबके आधार पर अनुवाद है टेक्सटाइल डिजाइनिंग में, कुकिंग में, इंटीरियर डेकोरेशन में, हेल्थ एजुकेशन में, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में, कंप्यूटर ब्यूटिफिकेशन, ये सारे वो क्षेत्र हैं, एयर डिजाइनिंग में, पब्लिशिंग में, जिनकी दुनिया भर की किताबें मिल जाएंगी, उनके भाषाओं में अनुवाद हो रहे हैं और उसके माध्यम से लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं। इस तरह मित्रों, चाहे गीतों की, फिल्म की, सिनेमा की, डायलॉग राइटिंग की, कॉपी राइटिंग की, इन सब की बात हो, सब में IT, हिंदी, इंफॉर्मेशन सूचना आदि की बात हो, इन सब में आ सकते हैं कि रोजी रोटी के अवसर, कामकाज के अवसर अनुवाद के माध्यम से निरंतर बढ़ रहे हैं, और राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति जो है वो अनुवाद के लिए एक बड़ा मंच तैयार कर रही है। अब हर राज्य में एक अनुवाद अकादमी प्रस्ताव, देश में कम से कम एक यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रांसलेशन प्रस्ताव, ये भी भारत सरकार की ओर से है। मुझे लगता है आने वाले समय में जब हम भाषा महत्व को पुनः रेखांकित करने जा रहे हैं, भारतीय भाषाओं के महत्व को विदेशी भाषाओं से आदान प्रदान करने के रास्ते खोलने का काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से अनुवाद के रोजगार और बढ़ेंगे, और हमारा जो विश्वास है वो बढ़ेगा। इच्छा, ज्ञान और कर्म, इन तीनों को जब हम मिलाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे सामने रोजगार के अवसर मिलेंगे। का बहुत बहुत आभार आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। लंबे समय तक आप मुझे सुनते रहे। यदि आप सब में से किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, कोई क्वेरी हो तो आपका स्वागत, आपका अभिनंदन है। मुझे अच्छा लगेगा आप सब। सर, मेरा नाम शिवानी पवार है। मेरा प्रश्न यह है कि जब हम किसी साहित्य अनुवाद की तुलना करते हैं तो हम अनुवादक को किस हद तक छूट दे सकते हैं? किसी साहित्यिक रचना की, जी, जैसे मान लीजिए आप शेक्सपियर और प्रसाद के नाटकों की तुलना कर रहे हैं, जी, तो आप सोच रहे हैं कि कितनी छूट लेनी चाहिए? नहीं सर, जैसे मेरा विषय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अंग्रेजी हिंदी अनुदित साहित्य एक अध्ययन। तो शुक्ल जी ने जो अनुवाद किए हैं उनका अध्ययन करना है मुझे। तो वहाँ पे शुक्ल जी ने कुछ ऐसे टर्म्स यूज़ किए हैं जो मुझे एप्रोप्रिएट नहीं लग रहे। तो हम किस हद तक इसे ये मान सकते हैं कि वो संस्कृतिवश है? नहीं, आपको ये बात का मूल्यांकन करना है जी, कि शुक्ल जी ने लाइट ऑफ एशिया को बुद्ध चरित्र क्यों कहा,
भारतीय तो मर्चेंट और वेनिस को दोनों कन्वर्ट होता है। जब आप अनुवाद पढ़ते मर्चेंट ऑफ जब आप अनुवाद पढ़ते का अनुवाद, पात्रों के नामों का अनुवाद, स्थानों के नामों का अनुवाद ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो उसका तर्क क्या है? जिन्होंने अनुवाद किया है उन्होंने क्या तर्क दिया है, इसको आपको मूल्यांकन करना है। कुछ लोग कहते हैं कि पात्रों का नामों का अनुवाद होना चाहिए क्योंकि विदेशी नाम मान लो कठिन नाम है और हमारे पाठक उसको नहीं पढ़ पाएंगे। स्थान का नाम है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, करने से ये जो ऐतिहासिक छवि है, उनकी जो यूरोपियन पहचान है वो खत्म हो जाती है। तो ये सिद्धांत है और ये सिद्धांत वादक सापेक्ष होगा, व्यक्ति सापेक्ष होगा। मैं अनुवाद कर रहा हूँ, मैं अपने अनुवाद को जस्टिफाई करूंगा तो मैंने अनुवाद करते समय इन बातों को ध्यान में रखकर स्थान या पात्र का व्यक्ति का बदला अनुवाद किया, उसको एज इट इज रखा। मैं सेल्यूकस को सेल्यूकस कहना चाहूंगा या कुछ और कहना चाहूंगा, मैं चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त कहना चाहूंगा अंग्रेजी में या कुछ और कहना चाहूंगा। बहुत लोगों ने इस तरह के प्रयोग किए हैं। तो अनुवादक नए नए प्रयोगों से जुड़कर अनुवाद करता है, इसलिए प्रतीकात्मक अनुवाद भी होते हैं, शब्द प्रतिशब्द अनुवाद भी होते हैं, भाव केंद्रित अनुवाद भी होते हैं। जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया आप लोगों के हरक्यूलियन एफर्ट्स को हम भागीरथ प्रयत्न कहेंगे तो ज्यादा सार्थक और सटीक होगा, और हम हिंदी में ही हरक्यूलियन प्रयत्न कहेंगे तो वो तो बोधगम्य होगा नहीं, किसी को पता ही नहीं हरक्यूलिस था कौन, उसका चरित्र क्या था, उसका वैशिष्ट क्या था। और भगीरथ प्रयत्न कहते ही वो पूरी अवधारणा हमारे सामने आ गई है कि जिसने असंभव को संभव बनाया वो एक चरित्र। तो इसलिए प्रतीक व्यवस्था की बात मैंने शुरू की थी क्योंकि हमें समतुल्य प्रतीक को ध्यान में रखकर अनुवाद करना। तो साहित्यिक अनुवाद की अपनी थ्योरी है। जैसे अलंकार का अनुवाद नहीं हो सकता, छंद का अनुवाद नहीं हो सकता, रस का अनुवाद नहीं हो सकता, ध्वनि का अनुवाद नहीं हो सकता। तो वहां पर अनुवादक क्या करे? उसको नोट के माध्यम से वो एक्सप्लेन करना है, वो उसको एनालिटिकली एक्सप्लेन करने का काम करना है ताकि वो असंभव को संभव। तो इस तरह से आपको उसका मूल्यांकन करना होगा। सर, मैंने आदर्श जीवन जीवन की एक रचना है उसका मूल्यांकन कर रहे थे जैसे हम, तो उन्होंने संबोधित करते हुए हर स्थान पे लड़कों शब्द का प्रयोग किया है या नवयुवक का प्रयोग किया है, कहीं भी किसी लड़की या फिर नवयुविका का शब्द प्रयोग नहीं किया। तो इससे क्या ये माना जाएगा कि वो पिछड़ात्मक समाज से प्रभावित है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो कुछ उस जमाने में कुछ शब्द उभयलिंगी भी थे। ये तो शब्दों को हमने लिंग भेद के आधार पर अब देखना शुरू किया। जैसे हम लड़की को भी बेटा कह देते हैं कि बेटा ये छोड़ो, तो वहां पर जरूरी नहीं कि अगर बेटी नहीं कहा तो उसको कोई समस्या होगी। कुछ शब्दों को हमने इस लिंग की समस्या से ऊपर उठाकर कहा। जब भाइयों कहा तो उसमें बहनें भी शामिल है, लड़कों कहा तो उसमें लड़कियां भी शामिल हो जाती। अब हम थोड़ा सा क्योंकि ये जो विमर्श बढ़ गए हैं, स्त्री चिंतन बढ़ गया है, तो अब हमने भाइयों बहनों या बेटे बेटियों को इस तरह से संबोधन शुरू कर दिए। तो ठीक है, ये समय सापेक्ष परिवर्तन है, लेकिन उस जमाने में जिन शब्दों को हम प्रयोग करते रहे, हमारे रचनाकार प्रयोग करते रहे, आज से संसद में हम अनपार्लियामेंट्री कह रहे हैं, तो अब उन किताबों से तो निकाल नहीं सकते ना उन शब्दों को। लेकिन हमें समय के क्रमिक विकास के साथ ही उनको देखना है। ठीक है सर, जैसे व्यक्ति
जी बताएं। सर मेरा नाम रोशन कुमार प्रसाद है। मैं PhD कर रहा हूँ। सर मेरा सवाल है कि क्या तकनीक ने अनुवाद को प्रभावित किया है? यदि हाँ तो किस रूप में किया है? देखो, हिंदी अनुवाद जो है ये टेक्निकल मतलब आपका मशीन से है। तकनीक ने अनुवाद को प्रभावित किया। जब आप ये कह रहे हैं तो इसका मतलब है मशीन ने अनुवाद को प्रभावित किया, यही कहना चाहते हो ना? रोशन जी जी सर, बिल्कुल मैं सर यही कहना चाहता हूँ। तो अगर 10-15 वर्षों में मशीनी ट्रांसलेशन में लगातार प्रोग्रेस हो रही है, प्रगति हो रही है, सुधार हो रहा है। बहुत सारे मशीनी ट्रांसलेशन आज मदद के लिए किए जा रहे हैं, लेकिन मशीन का दिमाग कृत्रिम दिमाग है, वो मैंने और आपने मशीन को दिया है। मशीन के पास अपना कोई गॉड गिफ्टेड माइंड नहीं है, ना उसके पास हृदय है। मशीन के पास संवेदना नहीं है, वो संवेदना शून्य है। इसलिए वह बार बार क्वेश्चन मार्क लगाती है। कंप्यूटर पर जब आप अंकन करने बैठते हैं, अनुवाद करने बैठते हैं, तो वो आपसे पूछता है कि वाटर के लिए मैं आपको नीर के जल के अमरूद के तोय के पानी के भारी क्या दूं? ये दिमाग कंप्यूटर के पास या मशीन के पास नहीं है। कि आपके घर में अगर अतिथि आया है तो आप उसे पानी पिलाएंगे कि नीर पिलाएंगे कि वारी पिलाएंगे, ये दिमाग उसके पास नहीं है। इसलिए ये एडिटिंग तो मनुष्य को अनुवादक को करनी है और करनी ही होगी, क्योंकि मशीन के पास गॉड गिफ्टेड माइंड या हार्ट ये नहीं है, वो कृत्रिम है, उसकी अपनी सीमाएं हैं। इसलिए मशीनी अनुवाद सहज अनुवाद नहीं होगा, वो इतना स्वाभाविक और बोधगम्य अनुवाद नहीं होगा, वो आर्टिफिशियल लगता ही। जैसा कि अक्सर अखबारों में हम देखते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एग्जाम्पल्स पार्लियामेंट में क्वेश्चन तक पूछ जाता है कि स्टील प्लांट वाज इनॉग्रेटेड बाय द मिनिस्टर, और अनुवाद उसका कर दिया कि लॉ ओथ का उद्घाटन किया गया। अब स्टील प्लांट एक अलग कंसेप्ट है और उसका लिटरल ट्रांसलेशन लॉ कोड कर दिया तो अर्थ का अलग हो गया। वो मशीनी ट्रांसलेशन अंतिम विकल्प नहीं है। आप उससे मदद लेकर काम कर सकते हैं, गति बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसकी एडिटिंग करके उसकी मानसिक कसौटी तो आपको ही देगा। ठीक है? और कोई साथी? तो क्या समापन किया जाए? राजेश जी हैं, जुड़ी हुई है कि नहीं? Yes, ma'am. हेलो सर, हाँ जी, हाँ जी। नेटवर्क प्रॉब्लम थोड़ा सा है। माइक ऑफ कर।
और अगर कोई प्रश्न किसी का और हो, कोई साथी पूछना चाहे तो स्वागत। किसी का नहीं आ रहा। प्लीज माइक अनम्यूट कर दीजिए, माइक अनम्यूट कर दीजिए। किया जाए बंद है, किसी का नहीं आ रहा। ये कनेक्ट हो रखा शायद इससे जैसे सब एक दूसरे हमें जो चाहिए था सिर्फ से उनकी कनेक्ट करें, हमारी टेंशन। हमारे जो वक्ता हैं प्रोफेसर पीसी टंडन साहब और उनके व्यक्तित्व से सभी लोग परिचित हैं और जब आपका नाम सर मैंने दिया तो सभी बहुत खुश थे, जितने भी प्रतिभागी थे कि आपको सुनने का सुअवसर उन्हें मिला। हम चाहते थे कि आपको आते हमारे बीच रहते तो आपका सानिध्य और सहयोग भी और ज़्यादा प्राप्त होता और हम खुश होते, लेकिन थोड़ी आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, उस व्यवस्था के कारण हमें ऑनलाइन व्यवस्था करनी पड़ी। लेकिन आपकी कमी यहाँ पर बहुत महसूस हम लोग कर रहे हैं सर, और बाकायदा आपको पूरा लेक्चर हमने रिकॉर्ड किया है और हम बाद में और ध्यान से सुनेंगे और हमें लगता है कि हम बाद में भी उस आपके व्याख्यान से जो है हम सभी लाभान्वित होंगे। तो सर आपका बहुत बहुत मैं हार्दिक धन्यवाद कि आपने जो है ज्ञानवर्धक विचारों से हमें लाभान्वित किया और हम आशा करते हैं हम आगे और भी इस तरह के कार्यक्रम करेंगे और आपसे जुड़े रहेंगे और आपका सहयोग, स्नेह और आपका आशीर्वाद हमें सदैव प्राप्त होता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से भी। जी जी, और हमारे जो फॉरेन एक्सपर्ट हैं वो आपसे बात करना चाहती हैं सर, प्लीज। जी नमस्कार। बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए क्षमा प्रार्थी है हम सब, लेकिन मुलाकात होगी कभी। जी बिल्कुल बिल्कुल, नमस्कार। ठीक है सर, अब 28 में हम लोग अगले लेक्चर के लिए आपके साथ फिर जुड़ेंगे। सूचना हम आपको देंगे आगे व्हाट्सएप पर। ठीक है सर, बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा धन्यवाद।